ये तीसरा पार्ट है इम्मॉर्टल बॉय का। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सब जंगल आते हैं जहां आदमी उन्हें बताता है कि लड़के के पिता की मृत्यु हो गई थी जब उसकी मां उसके साथ गर्भवती थी, और फिर उसके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई जब शिकी केवल 5 वर्ष की थी। वर्षों पुराना। रात को जब वे बाथरूम में थे, नबामारू आता है और उन्हें जंगल का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है ताकि समूह को करीब लाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि वे एक दूसरे से अलग महसूस करने लगे थे। हालांकि जंगल में रहते हुए शिकी को वह समय याद आने लगता है जब उसकी मां काम पर जाने के लिए जंगल में गई थी और उसे पीछे रहने के लिए कहा था। फिर वह उस रास्ते पर चलता है जो उसने अपनाया था और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं और चिंतित होते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। इसके बाद शिकी एक झोपड़ी में पहुंचता है और उसी समय उसे याद आता है कि उसकी मां उसी झोपड़ी में जा रही थी, और उसे उस समय का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने एक रात उसका पीछा किया था और दरवाजा खोलते समय कुछ भयानक देखा था। उसकी मां एक बड़े दानव कामिनों के साथ प्रजनन कर रही थी और किसी प्रकार का प्रयोग चल रहा था। यही कारण है कि शिकी को बड़े होने के दौरान इस पूरे समय आघात सहना पड़ा। इनुगामी शिकी के चाचा को अपने साथ बात करने के लिए जंगल में ले जाता है और बिना किसी दबाव के उस आदमी ने उसे बताया कि उसने कई किमोनो प्राणियों का उपयोग करके शिकी की मां पर प्रयोगों में भाग लिया था, जब तक कि सुनहरे उत्पादन के उत्परिवर्तन के साथ एक किमोनो का जन्म नहीं हुआ। रेशम। उसे पता चला कि सुनहरा रेशम मानव कोशिकाओं को बहाल करने में सक्षम था और वह इससे बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन उस आदमी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि शिकी ने अपने चाचा द्वारा फोन पर कही गई हर बात सुन ली है, और शिकी अंधेरे से बाहर आकर अपने चाचा को एक पेड़ में फंसा लेती है और उसे खत्म करने के लिए तैयार है। हालांकि उस समय एक विशाल कामिनो प्रकट होता है और अकीरा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक उइगामी के हाथ को काटता है जो अब जहर हो चुका है और समूह कामिनो प्राणियों के झुंड से घिरा हुआ है, इसलिए वे अलग हो जाते हैं। जबकि जीव उन्हें घेर लेते हैं। शिकी के चाचा बताते हैं कि कैसे ये शिकी के भाई बहन हैं जो उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामस्वरूप हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सभी जीव उसकी मां की आवाज में बोलने लगते हैं और इससे लड़का बेहोश हो जाता है। इनुगामी के साथ अया नाम की रहस्यमय युवती प्रकट होती है और क्रोधित कामिनों को शांत करती है जब वह उन दोनों की जोड़ी को झील तक ले जाती है, जिससे इनुगामी की बाह ठीक हो जाती है। इस बीच सभी राक्षसों से अपनी मां की आवाज सुनकर शिकी का दिल टूट जाता है और वह इस बात से दुखी होता है कि उसके चाचा ने उसके परिवार के साथ क्या किया है, जिससे वह कमजोर हो गया है और लड़ने की ताकत पाने में असमर्थ है। इसलिए उसने कैबिनेट को आदेश दिया कि वह उसके लिए उन सभी को मार डाले। फिर हम काबेन को बदलते हुए देखते हैं और सभी राक्षसों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, और नबामारू की मदद से वह एक विशाल किमोनो सहित प्राणियों को भी हरा देता है। उसके बाद लड़ाई समाप्त हो जाती है और कबाने अकियो को नीचे फेंक देता है और शिकी से पूछता है कि क्या उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शिकी ने कहा कि अगर वे उसे मार भी दें तो भी इससे उसका परिवार वापस नहीं आएगा, और उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अचानक अया घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने पिता अकियो से पूछती है कि उसने जो कोकून बनाया था उसे उसने कहां छुपाया था। जाहिर तौर पर कोकून का उपयोग सुनहरे रेशम के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसलिए इनुगामी ने मिहाई को कॉल करने का फैसला किया और पिछले साल अकियो की जांच से एकत्र किए गए डेटा के साथ वह उन 4 स्थानों का निष्कर्ष निकाल सकता है जहां अकियो सबसे अधिक जाता है। मिहाई द्वारा इनुगामी और अया को धब्बे बताने के बाद पता चलता है कि कोकून कहां होना चाहिए। फिर लड़की वहां भागती है, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह ही कोकून वापस लाएगा। फिर वह पानी में गोता लगाता है और पाता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। वह उसे सतह पर लाता है और उस क्षण यह पता चलता है कि मां इस पूरे समय सुनहरा जाल थी।
इसलिए उन्होंने उसे बचाया और इनुगामी सभी को टोक्यो में अपने स्थान पर वापस ले आया। शिकी को अपने चाचा को जीवित छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला है कि उसकी विरासत को नष्ट करना मौत से भी बदतर है। हालांकि जब वे चले जाते हैं, नबामारू फिर से प्रकट होता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि अया को डर है कि उसका भाई शिकी उससे नफरत करेगा, लेकिन लड़के ने कहा कि अगर वह अपने पिता के प्रयोगों से नहीं बची होती तो उनकी माँ आज जीवित नहीं होती। फिर माँ जागती है, अपने बच्चों को जीवित और सुरक्षित देखकर खुश होती है। इस समय उनकी बहन अया भी अगले मिशन में उनके साथ शामिल हो रही है और जांच टीम की सदस्य बन गई है। यह पता चला कि अया को कबाने से प्यार हो गया है और वह उससे बाहर जाने के लिए कहती है। ठीक उसी समय कोन उससे लड़ना चाहता है और उन दोनों को एक साथ देखकर ईर्ष्यालु होता है। इसके बाद इनुगामी बताती है कि अगला काम एक अदृश्य कामिनो का सामना करना होगा, जो यादृच्छिक महिला के चेहरे के कुछ हिस्सों को काट रही थी, क्योंकि वह शहर की सबसे खूबसूरत महिला बनना चाहती थी। एक बार जब वे पहुंचते हैं तो लोमड़ी लड़की लड़के द्वारा अया को दिए जा रहे ध्यान से दुखी हो जाती है और पीछे रह जाती है, जहां उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उससे पूछ रही है। तभी एक अदृश्य शक्ति अया के बाल खींचती है और काबेन उसे बचाने के लिए हवा में मुक्का मारता है। कटानाशी नाम की एक कामिनो सामने आती है जो बताती है कि वह पास की दुकान में काम करने वाले लड़के का दिल जीतने के लिए सबसे खूबसूरत लड़की बनने के लिए लड़कियों के चेहरे के कुछ हिस्सों को काट रही है। अचानक खान नियंत्रण खो देता है और अया पर हमला करता है। हालांकि कबाने उसका बचाव करता है और इसलिए खान रोते हुए कार्यालय में वापस भाग जाता है। कार्यालय में वापस आकर इनुगामी को सूचित किया गया कि कार्य हल हो गया था। जब अया कटानशी के लिए एक मानव शरीर बनाने में कामयाब रही तो उसने वादा किया कि वह फिर कभी किसी और पर हमला नहीं करेगी। रात में केबिन जंगल में काहन की खोज करता है और उसे सांत्वना देता है। दूसरी तरफ इनुगामी कुनी के साथ जाती है, जहां वह गुप्त रूप से अपने अन्य मृत किमोनो बच्चों का सम्मान कर रही थी। बाद में हमारा परिचय अकीरा के जुड़वा भाई यूरी से हुआ, जिसने अपने विचारों में उस समय को याद किया जब वे दोनों पैदा हुए थे और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल गांव की महिलाएं रखती थीं। किमोनो का जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा होना एक दुर्लभ बात है, क्योंकि ऐसा हर 100 साल में होता है। इसलिए माँ हमेशा सख्त रहती थीं और उन्हें घर के अंदर ही रखती थीं और उन्हें कभी अपने पिता को देखने का मौका नहीं मिलता था, जो बाहर एक झोपड़ी में बंद थे। लेकिन जब तक वे एक दूसरे का समर्थन करते थे तब तक वे दोनों अजेय थे। कार्यालय में वापस आकर अकीरा हमेशा गलती से गड़बड़ करती दिखती है और आम तौर पर उनके द्वारा नियोजित मिशन को बर्बाद कर देती है, लेकिन हमेशा गड़बड़ करने के कारण उसने दूसरों को परेशान कर दिया, जिससे अकीरा भाग गई। जब अकीरा चली जाती है तो वह अपने खोए हुए भाई से मिलती है, क्योंकि यूरी भी अकीरा को खोज रहा था और वह जानता था कि वह संभवतः इनुगामी की जगह पर होगी। वे दोनों सभ्यता से दूर चले जाते हैं और अकीरा थक जाती है, इसलिए जैसे ही वह सोना चाहती है, यूई ने उसके लिए रात बिताने के लिए एक विशाल बर्फ का महल बनाने का फैसला किया। अपने द्वारा बनाई गई संरचना से प्रभावित होकर वह सोशल पर पोस्ट करने के लिए एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है मीडिया। हालांकि उसका भाई सेल फोन को नष्ट कर देता है और फिर महल में ताला लगा देता है। इनुगामी टीवी पर एक विशाल बर्फ के महल के बारे में समाचार देखता है। वहां पहुंचने पर उन्हें कई दर्शक मिलते हैं जब तक यूई बाहर नहीं आता है, और जब वह उन पर हमला करने वाला होता है तो उसे न्यूगामी से एक गोली मिलती है, जिससे भीड़ भाग जाती है। उस समय वह अपने सीने में कैबेन के लाइफ स्टोन के समान एक पत्थर दिखाता है और जासूस बताता है कि इसे लाइफ स्टोन नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसे नल स्टोन के रूप में जाना जाता है। जिसके पास भी यह है वह पूरी किमोनो क्षमता तक पहुंच सकता है और यह भूमि को नष्ट और पुनर्निर्माण कर सकता है। अंत में अकीरा कमरे से बाहर निकल जाती है
लेकिन जब वह नीचे जाती है तो देखती है कि यूई ने उसके सभी दोस्तों को जमा दिया है और सोचती है कि वे सभी मर चुके हैं। इस बीच इनारी और नबामारू बाहर इंतजार कर रहे हैं और यूई के अशक्त पत्थर को लेने की योजना बना रहे हैं। यूई के पास उस समय की यादें हैं जब वह और अकीरा छोटे थे और यूई को आइस विलेज का मुखिया नामित किया गया था। यूई विभिन्न आघातों से गुजरी है जबकि अकीरा हमेशा मासूम थी। इस बीच कैबिनेट खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है क्योंकि वह शरीर में अधिक गर्मी पैदा करता है। खुद को मुक्त करने के बाद उसने कहा कि उसे यूई को हराने का एक रास्ता खोजना होगा, लेकिन अकीरा अपने भाई और दोस्तों के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के इरादे से दिखावा करती है कि यह शुरू से ही उसकी योजना थी और कहा कि वह कैबेन से नफरत करती है और अपने भाई से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। और जैसे ही उसका भाई वापस आता है वह स्वेच्छा से अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ चला जाता है। उसके बाद इनारी महल में प्रकट होती है, कैबिन को अशक्त पत्थर चुराने में मदद करने का आदेश देती है और कैबिन से कहती है कि कलाकृतियों को उसके माता पिता के साथ जोड़ा जा सकता है। वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया और कहा कि अगर वह सिर्फ पत्थर पाने के लिए उसके माता पिता के बारे में झूठ बोल रही है तो वह उससे अलग तरीके से निपटेगा। जाने से पहले उसने कहा कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके दोस्त शांत नहीं हो जाते, लेकिन इनुगामी भालू का उपयोग करके बात कर सकता है और मस्तिष्क तरंगों और हृदय आवृत्ति के माध्यम से अपने संदेश व्यक्त कर सकता है। वह कैबिन से कहता है कि वे दोनों ठीक हैं और वह जाकर उसके माता पिता को ढूंढे और यूई से अशक्त पत्थर वापस ले आए। इस बीच यूई और अकीरा जंगल में हैं और अचानक नबीमारू प्रकट होता है और यूई से लड़ता है और उसे इनारी के लिए अशक्त पत्थर सौंपने का आदेश देता है। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ते समय अकीरा यूई को बुलाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नबीमारू पत्थर को छूने में सफल हो जाता है। हालांकि उसका हाथ अब हड्डियों तक जम गया है और टूट गया है, कुछ ऐसा होगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि अशक्त पत्थर को कैसे लिया जाए, यूई उसके पीछे आता है, लेकिन अचानक कैबिन ने तुरंत उसका बचाव किया और उन दोनों ने एक योजना तैयार की कि यूई को कैसे हराया जाए। नबामारू ने कैबिन को आग लगा दी और कैबिन को लगातार ठीक होने के लिए अपनी पुनर्जनन शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा गया और इस तरह वे अपनी अग्नि शक्ति से यूई की बर्फ को हरा सकते हैं। कैबिन को एक प्रबल आग के गोले के रूप में देखने के बाद यूई ने अपने शरीर को बर्फ के कवच से ढक लिया। इस दौरान अकीरा अभी भी बर्फ के पिंजरे में फंसा हुआ है और उसे एहसास होता है कि हवा में कोहरा सिर्फ पानी है, इसलिए वह खुद को मुक्त करने के लिए बर्फ की एक बड़ी गेंद बना सकता है। इस बीच कैबिन और यूई दोनों लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन नबामारू ने नोट किया कि अगर आग की लपटें उसके पुनर्जनन कौशल पर हावी हो गईं, तो उसका शरीर ढह जाएगा। उन्होंने कैबिन से कहा कि उन्हें यूई को हराने के लिए उनके खिलाफ 3 विशेष हिट करने होंगे। फिर वह एक साथ 3 हिट देने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और अपने अंतिम हिट के दौरान अकीरा यूई को बचाने के लिए तेजी से कूदती है। इसके बाद वह बताती है कि पत्थर उसकी ऊर्जा खा रहा है और इस पूरे समय अकीरा की रक्षा भी कर रहा है। हालांकि फिर वह उसके शरीर से पत्थर को चीर देती है ताकि वह जीवित रह सके, जिससे उसे यूई की सारी यादें मिल जाती हैं। उस पल में केबिन का शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और वह अकीरा को उसके जीवन पत्थर को शून्य पत्थर के साथ विलय करके उसके भाई को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। पत्थर जमीन पर गिरने के बाद और इनारी पत्थर चुराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता है। हालांकि इनुगामी ठीक समय पर पहुंचती है और उससे इसे वापस देने की मांग करती है क्योंकि कलाकृतियां कभी उसकी नहीं थीं। अस्पताल में कैबिन यूई से नल और लाइफस्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन इनुगामी हस्तक्षेप करता है
और बताता है कि हजारों साल पहले किमोनो और मनुष्यों के बीच युद्ध हुआ था, जिसने सदियों तक भूमि को तबाह कर दिया था। उस दौरान पत्थरों का निर्माण और उपयोग केवल द्वारा किया गया था। सबसे महान किमोनो, जिसे किमोनो जाति में प्रमुखों या उच्चतर अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। कैबेन आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर वे दोनों कैबेन के माता पिता को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कोई दूसरा वीडियो देखने से न चूकें। अगली बार तक दोस्तों, ध्यान रखना।